नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर बहुत सख्त रवैया अपना लिया और सरकार को लगभग उन्होंने फटकारा दो इश्यूज पे। एक कि जब किसानों से बातचीत की पैनल बनाने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पे अब तक क्या हुआ, उस पे कोई आगे की कार्रवाई, कोई प्रगति नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून को आप स्टे कीजिए सरकार से। अगर आप स्टे नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा। ये भी कहा कि अगले 2 दिन के अंदर वो फैसला भी कर देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और इस फैसले के माने क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है आगे। 15 तारीख को किसानों के साथ बातचीत होनी, तो क्या सरकार के तेवर कुछ बदले हुए नजर आएंगे, कुछ नए तरीके से सरकार पेश आएगी, कुछ नरम रवैया होगा, क्या टेबल पे लाते हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना है। तो पहले हम फुजैल अयूबी साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, और उनसे हम समझेंगे आज के फैसले के बारे में और आगे की कार्रवाई कैसे चलेगी। अगले 2 दिन में क्या फैसला आ सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, किसान यूनियनों के सामने क्या ऑप्शंस हैं और सरकार के सामने क्या ऑप्शन है। तो फुजैल साहब, पहले तो आज के फैसले को ये जरा 3-4 जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं आपकी समझ से। देखिए, सबसे पहली चीज आज की यह है कि जो कोर्ट ने पहली हियरिंग पे कहा था कि आप बातचीत कीजिए और इनको कानून को अबेंस में कर दीजिए कि फिलहाल इनके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दीजिए, इसी बात को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है। आज उसी का कहा जाए कि पार्ट 2 था कि कोर्ट ने अपनी जो मंशा पहले जाहिर की थी, उसी मंशा से आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आपने जो बातचीत थी वो कोई नतीजा नहीं निकाल पाई और स्टेलमेंट बना हुआ है, तो लिहाजा हम मजबूर हैं कि हमें उसको अब स्टे करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये दलील थी, और जो एक नॉर्मल लीगल पोजीशन भी है कि एक बिना पूरी सुनवाई के उसको स्टे नहीं किया जाता। ये बात अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी रखी गई कोर्ट में। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि चूंकि मराठा रिजर्वेशन वाले मामले में भी वो लेजिस्लेशन स्टे हुआ था और ऐसे प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं 3 जजेस बेंचेस ने ऐसा किया, क्लियर हो गई कि वो सरकार के जो बातचीत थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और दूसरा, ये बात बिल्कुल क्लियर थी आज सेकंड कि वो उसको स्टे करने के लिए जा रहे हैं। और तीसरी बात जो उसके रेजोल्यूशन के सिलसिले में है कि स्टे करने के बाद या उसको अबेंस में करने के बाद उसके रेजोल्यूशन के लिए, इस डिस्प्यूट के, इस स्टेलमेट के एक कमेटी फॉर्म करेंगे और वो उसके सामने सब लोग जाएंगे और वहां एक बातचीत होगी। ये 3 मोटी मोटी बातें आज सामने। जी, मैं पहली एक चीज आपसे समझता हूं, उसके बाद फिर आगे की बातचीत आपसे करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार रोक लगाए इन कानूनों पर जब तक कि बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। तो ये संसद के पास किए हुए कानून है, तो सरकार को या तो संसद का सत्र बुलाए या सरकार इसको कैसे रोक सकती है। जुडिशरी तो रोक सकती है, एक फैसला करके जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू के पावर्स हैं। सरकार के पास संसद के या तो ऑर्डिनेंस लाए या फिर वो संसद का सत्र बुलाए। तो क्या प्रक्रिया आपके समझ से हो सकती है इसकी। देखिए, ये बात बिल्कुल उन्होंने शुरू में भी ये बात कही कि आपने कंसल्टेशन नहीं किया, एक वाइडर कंसल्टेशन के बिना आपने ये कानून को का इनैक्टमेंट किया है। ये बात कोर्ट ने भी आज कही। तो देखिए, इस तरह की सिचुएशन में जब पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो ऑफकोर्स ऑर्डिनेंस उसका एक अध्यादेश, उसका एक रास्ता है। लेकिन इस तरह के जो कानून अभी जो नया है उसके लिए नोटिफिकेशन भी लाया जा सकता है कि ये फॉर द टाइम भी 90 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 45 डेज के लिए अभी इस पुट इन अबेंस। तो सरकार को रूल मेकिंग पावर है और उसके अंदर जब पार्लियामेंट नहीं चल रही, सत्र नहीं चल रहा है, उसके अंदर वो उसको एक्सरसाइज कर सकते। बिल्कुल। यानी अभी हर कानून के ग्राउंड रूल्स बनते हैं कि कानून को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव शेप दी जाए। तो इन तीनों कानूनों के अभी ग्राउंड रूल्स भी नहीं बने हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर ये सिंपल गैजेट नोटिफिकेशन से भी ये कानून फिलहाल
इम्प्लीमेंटेशन के लिए रुक सकते हैं। जी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट में ये बात कही कि तकरीबन 2 इसका अब ये बात अभी क्लियर नहीं है कि कैसे क्रियान्वयन शुरू हो गया है इस लेजिस्लेशन का, क्योंकि उनका ये कोर्ट में आज कहना था कि 2000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं इस कानून के तहत। लेकिन एनी व्हिच वे नोटिफिकेशन और ऑर्डिनेंस के पास है गवर्नमेंट के पास कि अगर उसको कोर्ट की मंशा, और कोर्ट जब ये बात उनके पाले में देना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम स्टे नहीं करें बल्कि आप स्वतः इसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दें और बातचीत में, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी रहे और बातचीत में आगे बढ़े। जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बंच ऑफ पिटीशंस हैं, बहुत सारी पिटीशंस हैं जिस पे आज कोर्ट ने फैसला किया, और मोटा मोटा अभी हम सिर्फ एक मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो वो पिटीशन जो इस कानून को चुनौती दे रही है। दूसरी और पिटीशंस भी हैं कि धरना प्रदर्शन में रास्ता खाली हो, या कोरोना काल में धरना कैसे हो, ये इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं किनारे। तो ये जो पिटीशंस हैं जिसपे कि कानून की वैधता को, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, कोर्ट ने आज ये कहा कि 2 दिन के अंदर वो फैसला करेंगे कि स्टे करना है कि नहीं करना, सरकार कैसे बताती है उनको। यानी जो अभी उसकी डिटेल हियरिंग बाकी है, तो क्या कोर्ट ने उन पिटीशंस को एडमिट कर लिया है? और अभी उस अभी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी देखिए, जब पिटिशंस फाइल होती हैं तो उसके बाद नोटिस जारी करती है, जब कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके अंदर सुनने योग्य बात है और जो बात रखी जा रही है वो उसको गौर करना है, तो वो नोटिस जारी करके उसमें जो जो प्रतिपक्ष होता है उसमें में वो उन पार्टीज को, प्रतिवादी होते हैं उनको आती है और पूछती है कि ये जो इन्होंने एलिगेशंस या जो इनके कहना है उसके बारे में आपको आपको क्या कहना है। तो वो उसका ओरल जवाब देते हैं, उसकी सुनवाई होती है और उसके बाद फिर उसका हलफनामे में जवाब देते हैं। वो स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है तब उसकी फाइनल बहस होती है, और उस फाइनल बहस से पहले उसमें लीव ग्रांट की जा सकती है कि हम इसमें लीव ग्रांट कर रहे हैं, अब हम इसको आगे सुनेंगे। लेकिन चूंकि ये रिट पिटिशंस हैं तो इसमें उन्होंने अभी जवाब ना लेकर के बल्कि सीधे उनको सर्व करा के वो स्टेट अपीयर हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपीयर हुई और उसने अपनी बात, अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल के माध्यम से रखा है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट को चूंकि वो पहले ही अपनी ये बात रिफ्लेक्ट कर चुकी थी कि वो इस बातचीत से और इससे थोड़ा सा आहत है, और जिस तरह से ये पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है, तो उसने आज अपना ये मन जो है वो क्लियर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया अपना व्यू सबके सामने कि हम इसको स्टे करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की इस सुनवाई के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनको एंग्विश इस बात का है कि वहाँ इतने बुजुर्ग लोग हैं वहाँ के ऊपर, और बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और इस तरह के लोग हैं, ये इनको वो रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तरफ से कि ये वहां से हट जाएं और घर जाएं। तो और ये कमेटी को फॉर्मेशन की बात उन्होंने आगे बढ़ाई कि कमेटी के फॉर्मेशन से इसको रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। यानी इस बात को अभी प्रिज्यूम ना किया जाए कि कोर्ट ने कानून को चैलेंज करने की, कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करने की जो पिटीशन है उसको अभी एडमिट नहीं किया है। जी जी जी, यू आर राइट, है ना, उसको अभी एडमिट नहीं किया, क्योंकि उसको एडमिट करने पर बहुत सारे दूसरे संवैधानिक इश्यूज आते हैं कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है कि वो स्टेट लिस्ट में है। जी जी, वो स्टेज दर स्टेज उसकी वो स्टेज नहीं आई है, उस प्रिलिमिनरी स्टेज से पहले ही, क्योंकि आप ये बात तो हमारे यहाँ अलग अलग सबके कार्य क्षेत्र हैं, और जो जो कानून संवैधानिक प्रक्रिया से बन करके आया है उसको वैलिड माना जाता है कि वो वैध है, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई साबित करे कि ये वैध नहीं है और संवैधानिक नहीं है, या इन्होंने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से इनको अधिकार नहीं था उस क्षेत्र में बनाने का जिसमें इन्होंने कानून बना दिया, या ये जो है वो आर्बिट्ररी है। तो ये बर्डन जो है ये साबित करने का, ये तो जो याचिका करता है उनके ऊपर है कि वो ये साबित करें, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है ये कि उसको ये साबित करना। ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ लिस्टें हैं, जो 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसको अगर आप जब देखेंगे तो जो यूनियन की लिस्ट है उसके अंदर एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई चीजें नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, लैंड, रेवेन्यू, टैक्सेस, ट्रांसफर, सब चीजें स्टेट के सब्जेक्ट में है, स्टेट की लिस्ट में। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर व्यापार के सिलसिले से कुछ प्रावधान जो है वो कॉमन उसके अंदर लाए गए, कॉमन जो लाए गए हैं वो व्यापार, जो कृषि क्षेत्र में व्यापार, फूड प्रोसेसिंग के जरिए। तो यानी कि अगर आप देखें कि
एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से लेकर के रिसर्च, उसका लैंड, रेवेन्यू, हर चीज पूरा कंप्लीट स्टेट के पास है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जो फूड प्रोसेसिंग होगी या उसमें जो खरीद बिक्री होगी किसान के बेचने के बाद, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर जो डिराइव कर रही है वो वहां 33 से डिराइव कर रही है, जी जो उसको भी प्रूव करना एक मुश्किल काम होगा कि जब पूरी ए से लेके जेड सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट पास हैं, तो जो कानून आप बना रहे हैं वो क्या सीधे किसान को इफेक्ट नहीं कर रहा है? जी क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड जो है वो पूरी प्रक्रिया के बाद नहीं हो रहा, शुरू भी इफेक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, क्या बोया जाएगा, क्या चीजें होंगी, तो ये बातें एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल लीगल इशू है जिसमें बहुत वक्त लगेगा दोनों को अपनी अपनी बात साबित करने का। उस स्टेज पे जाने से पहले बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आज कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है। यानी एक डेडलॉक खत्म हो और जो कानूनी पक्ष है वो अभी भी खुला हुआ है। जी सिर्फ आज की जो कोर्ट का जो सख्त जी रवैया है वो इस डेडलॉक को खत्म करने का है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे फुजैल साहब कि दर्शकों को जरा और समझ में आए तो उसको हम दोबारा समझेंगे कि कानून तीन तरीके के बनते हैं। या तो वो राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है कानून बनाने का, बहुत से कानून जो है वो केंद्र बनाता है, और बहुत से कानून जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवेज है, विदेश नीति है, ये सारे इन क्षेत्रों के कानून केंद्र सरकार बनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारे कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाता है, राज्यों को इसमें अधिकार नहीं है। बहुत से कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है, लेकिन उन कानूनों पे केंद्र का बनाया हुआ अगर कोई टकराव होता है दोनों कानून में, तो केंद्र और राज्य के कानून में तो केंद्र का बनाया हुआ कानून लागू होता है या वही प्रिवेल करता है। कृषि को लेकर एक बड़ा स्पष्ट हमारे संविधान में शेड्यूल में है कि कृषि से संबंधित कानून सिर्फ और सिर्फ राज्यों के हक में है, केवल विधानसभाएं ही कानून बना सकती हैं। यही इसकी जो संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया है, जो चुनौती दी गई है, वो इसी बात पे दी गई है कि केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित क्षेत्र में कानून बना दिए हैं। अब सरकार ये कह रही है, जैसा फुजैल साहब समझा रहे थे कि सरकार कह रही है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कृषि से जुड़ा हुआ जो व्यापार है उसके अंतर्गत इन्होंने कानून बनाए हैं। तो फुजैल साहब, ये कृषि मतलब ये एक बड़ा ग्रे एरिया है और उस ग्रे एरिया का शायद फायदा उठाया, लेकिन जो मैं अगर इस बात को समझूं कि कृषि उत्पाद और फूड, प्रोसेस फूड जो है उसका जो व्यापार है, यानी अगर इसको समझें कि खेत से निकला हुआ आलू और आलू से बना हुआ चिप्स, तो जो चिप्स बना है वो तो कृषि एग्रो फूड है, वो एक उत्पाद है जिसपे केंद्र सरकार उसकी ट्रेड का कानून बना सकती है। लेकिन कृषि उत्पाद पर जो सीधा खेत से आ रहा है, ये एक ग्रे एरिया है, और सरकार ने कानूनों के जो टाइटल लिखे हैं वो टाइटल में थोड़ा कारीगरी की गई है, और उस कारीगरी में उन्होंने ये कॉन्करेंट लिस्ट में लाने को धकेलने में इन कानूनों को ये शब्द जाल का सहारा लिया है। जी एग्रीकल्चर लैंड, उसका रेवेन्यू, उसको कैसे रजिस्टर होगा, कैसे जमीन बेची जाएगी, उसके ऊपर जो शुल्क लगेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। जी अब अगर ये अपने आप में मुकम्मल है, कंप्लीट, सेंट्रल गवर्नमेंट को है उसके अंदर जहां जहां उनको रूल मेकिंग पावर्स दी गई हैं वहां एक्सेप्ट एग्रीकल्चर वर्ड यूज हो रहा है वहां, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से बाहर रखा है अपने कार्याधिकार से संविधान। जी राज्यों को वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली वो अधिकार दिया है, पूरे अधिकार है। अब तीसरी बात, जो तीसरी लिस्ट है, उस तीसरी लिस्ट में उन्होंने कहा कि जो ट्रेड है, उसका कॉमर्स है, उससे रिलेटेड उसका जो व्यापार है, खरीद फरोख्त है, यानी कि दो बातें, फूड प्रोसेसिंग, उसकी जो फूड की प्रोसेसिंग होगी उससे रिलेटेड,
या वो फार्म प्रोड्यूस से रिलेटेड जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगी, इन दोनों में कॉन्करेंट लिस्ट है, यहाँ वो आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना, ये मानना है कि हम चूंकि अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उसके अंदर किसान और व्यापारी का एक अनुबंध होगा और उसके बेसिस के ऊपर वो फार्म प्रोड्यूस होगा, उसके बेसिस पे खरीद बिक्री होगी और उससे व्यापारी का भी लाभ होगा, किसान का भी लाभ होगा। अब उनका ये कहना है कि ये ट्रेड कॉमर्स में फॉल करता है, क्योंकि व्यापार जो याचिका कर कि जब कृषि इटसेल्फ मुकम्मल सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का है जी और उससे रिलेटेड सब चीजें उसके अंदर कंटेंट हैं, तो ये जो व्यापार के नाम पे आप जिसको कह रहे हैं वो तो बहुत वाइड हुआ जा रहा है और वो जी जो रूल मेकिंग पावर जो स्टेट्स की है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है उसका, ये बिल्कुल उनका कंटेंशन है। अब बिल्कुल कोर्ट को इसी को बैलेंस करना है कि क्या ऐसा है या नहीं है। जी मगर आज के जो स्टे की बात है और इस तरह से कोर्ट को प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये बात जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं वो बात ज्यादा ठीक है, ज्यादा। स्टे का ये मतलब होगा। तो ये एक उम्मीद की किरण है किसानों के सामने और देश के सामने भी। और एक बात और जस्ट मैं आपसे क्लैरिफाई कर लूँ कि ये जो कृषि कानून है जिनकी आपने अभी चर्चा की कि उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, लेकिन वो ट्रेड एंड कॉमर्स अगर किसी भी पेशे को या किसी वे ऑफ लाइफ को, कृषि केवल पेशा नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका भी है। हैं, हम कृषि प्रधान देश है भारत, 65% आबादी सीधे कृषि से जुड़ी हुई है। तो अगर वो उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, उसका जो बेसिक नेचर है, अगर कोई कानून उसको प्रभावित कर रहा है तो मेरे ख्याल से कोर्ट उसको इस दृष्टि से भी देखेगा। जी, अब जो एमएसपी है या जो हमारी मंडियां हैं उसमें जो शुल्क है, आप अगर उसको सबको डीपली देखेंगे तो आप देखेंगे इसके जो कानून हैं वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हैं, यानी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून है, जी वो बराबरी के कानून नहीं है। जी अब जो कानून आया है ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता है। तो जो प्रायर कानून जितने थे जिसमें आपने कहा कि वो एक हमारे यहाँ किसान की एक अलग हैसियत है, एक अलग अहमियत है और पूरा देश ही, हम लोग बचपन से बात पढ़ते आ रहे हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान और जवान की एक अलग स्टेटस है हमारी सोसाइटी में और इसके लिए वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। ऑफ कोर्स वो जो एक धारणा, एक मान्यता जो चली आ रही है उसके कॉन्ट्रास्ट में ये लेजिस्लेशन जरूर है और कोर्ट जब उसको कंसिडर करेगा, आज का भी जो हियरिंग हुई है, मैं ये बात कहूं बिल्कुल क्लियरली कि लेजिस्लेशन स्टे बहुत ही अनयूजुअल बात है और उसने यही सब बातें कोर्ट के सामने रही होंगी, इसीलिए वो एक्सटेंड तक गया है कि उस लेजिस्लेशन को स्टे कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कोर्ट बिल्कुल इससे अनभिज्ञ नहीं है कि ये ऐसा है, वो उसको इस रियलिटी से बिल्कुल ही वाकिफ है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। जी। और आज कोर्ट का रवैया काफी संवेदनशील भी रहा। उन्होंने उनका वहां पे उनका पहले भी था, वो एक एंग्विश था, देयर इज एन एंग्विश इन द कोर्ट कि यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली कंडक्ट इट एंड यू आर नॉट एबल टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट आफ्टर सो मच टाइम हैज पास्ड। उनको ये बात लग रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कुछ वहां अनहोनी हो जाए, जान माल का नुकसान हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और हम एक संवैधानिक कोर्ट है और हम इन सब चीजों के लिए जीवित हैं और हम इसको, वी आर अलाइव टू ऑल दिस सिचुएशन एंड वी कांट क्लोज आवर आइज टू दैट। ये सब बात कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी है सामने। और आज जस्टिस लोधा का भी नाम सुझाया गया कमेटी जी, में। कमेटी में जस्टिस सत्यशिवम का भी नाम था और जस्टिस सत्यशिवम, इवन कोर्ट ने ये बात सामने डिस्क्लोज हुई कि जस्टिस सत्यशिवम से उन्होंने पूछा कोर्ट की तरफ से कि क्या आप, तो उन्होंने अपनी हिंदी की नॉलेज की वजह से ये कहा कि और फिर कोर्ट जो दूसरे याचिकाकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से ये सुझाव था कि जस्टिस लोढ़ा का भी नाम उसके अंदर आया। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि हु विल ऑल विल बी इन द कमेटी, बट ये दो नाम जरूर आज डिस्कस हुए। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फुजैल साहब, आज के कोर्ट के प्रोसीडिंग के बारे में तमाम सारे जो अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। और
आज की हियरिंग से थोड़ा उम्मीद जरूर बंधी है कि किसानों को शायद न्याय मिले। और अगर अब देखना है कि बॉल जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार 15 तारीख से पहले कोर्ट को क्या बताती है और किसानों के सामने क्या लेकर आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि इन कानूनों को आप फिलहाल तो जो है उस पर रोक लगाएं, रद्द ना करें तो रोक लगाएं, क्योंकि रद्द तो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है। और आगे मेरे ख्याल से किसान यूनियनों की तरफ से भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें आएगा कि कोर्ट उनकी एक बात सुन रही है, क्योंकि किसानों के बीच में एक बहुत अविश्वास का वातावरण था कि कोर्ट भी उनकी नहीं है, उनके सरकार भी नहीं सुन रही है। तो एक अविश्वास का वातावरण जो है वो शायद कम होगा और सरकार अब शायद अगले 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि 15 तारीख की जो बातचीत है वो कोई सकारात्मक नतीजा उसका निकल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, और फ्रीडम एक्सप्रेस को लाइक शेयर करते रहिए। और इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और फुज़ैल साहब से फिर हम लोग जो है वो संपर्क करेंगे जब भी हमको किसी कानूनी पहलू को समझने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फुज़ैल साहब, आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।